that tabulate the differences in the characteristic of state of matters. ओके, यानी कि हमको क्या बताना है बच्चों, डिफरेंसेस बताने, किसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर में। एक टेबल बना के हमको ये सारी चीजें बतानी है और इसका पार्ट बी है वो भी हम सॉल्व करेंगे। आइए पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में बच्चों देखिए, आपको पता है कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं टोटल, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको कॉलम बनाना है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने हैं और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शेप। शेप पे कमेंट करिए बच्चों, शेप कैसा होता है, शेप सॉलिड का बताइए। अब ये सॉलिड है, देखिए ये सॉलिड है, इसका शेप कैसा है, फिक्स है, ऐसा थोड़ी ना है अभी इसका शेप ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और कल आप आ जाओगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। इस कंटेनर को देखो बच्चों, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, ये सॉलिड से बना है, स्टील का बना हुआ है, सॉलिड है। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन के बाद आओगे तो ये स्फेयर में चेंज हो जाएगा, बॉल जैसा दिखाई पड़ेगा, शेप तो उसका चेंज होगा नहीं, सही है ना। तो हमने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट है शेप, सॉलिड का फिक्स होता है शेप। शेप कैसा होता है, फिक्स, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। लिक्विड में नो फिक्स शेप, क्यों, ध्यान से चेक करिए। अभी ये वाटर बॉटल का शेप देखिए, इसमें वाटर है तो इसमें किसका शेप लिया हुआ है, वाटर बॉटल का। भाई जैसा वाटर बॉटल का शेप है वैसा ये लिक्विड वैसा ही शेप ले लिया इसने, ठीक। अगर हम इसको उठा के बच्चों ये वाले ग्लास में ऐसा पार कर दें, ऐसा डाल दें इस ग्लास में, तो अब ये लिक्विड किसका शेप ले लेगा, ग्लास का, बस सिंपल, ठीक है। जैसा ग्लास का शेप है ऐसा कर्व थोड़ा, ठीक है, ऐसा ही ले लेगा। इसका मतलब लिक्विड जो होते हैं उसके शेप फिक्स नहीं होते, तो नो फिक्स शेप। उसके बाद बच्चों गैसेस का क्या, गैसेस के भी फिक्स शेप नहीं होते हैं। आप जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी का शेप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि मान लीजिए कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये देखिए गैस सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप का। इसमें हमने गैस डाला तो ये ऐसा शेप ले लेगी गैस, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है गैस का, ये देखिए लाइक दिस, तो इसमें अगर आप गैस डालोगे, क्लोज कर दोगे तो ये गैस इसमें भर जाएगी, ये स्फेरिकल शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो नो फिक्स शेप, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। सर वॉल्यूम क्या होता है सर, सुनो बच्चों, कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जितनी जगह में वो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड के वॉल्यूम कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड के वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये सर क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो सुनो मेरी बात समझो, देखो जो बात समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गैसेस के वॉल्यूम फिक्स नहीं होते, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आइए जरा हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो बच्चों कि आपके पास क्या है, आपके पास एक क्यूब है। एक क्यूब के बारे में सोचिए, क्यूब क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आपने क्लास 8 में भी देखा होगा। ये देखिए इस तरीके का हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों, कि इसका हर एक साइड इक्वल होता है ना। तो एक क्यूब हमने लिया बच्चों, मान लीजिए कि इस क्यूब का लेंथ कितना है, 1 मीटर, इसका ब्रेथ कितना है 1 मीटर और इसकी हाइट भी कितनी 1 मीटर। तो आपको तो पता है क्यूब का जो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वो सब इक्वल होता है। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लें, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एच का क्यूब या साइड का क्यूब, एच बोलो साइड बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका वॉल्यूम मुझे निकाल के दिखाइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, साइड का क्यूब, यानी कि 1 मीटर का क्या करना है, क्यूब, सही है ना। अरे 1 मीटर, भाई क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, क्या दिक्कत है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लो, क्या दिक्कत है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर लो, क्या दिक्कत है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताओ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब, सही है। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1 मीटर क्यूब। मतलब इसने स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना 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 का मतलब समझते हो भाई, हर एक चीज को हम लोग नंबर से पहचानते हैं ना। तो इसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको हमने क्या बोल दिया, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, ठीक है। अगर आपको इस चीज को एहसास करना हो तो आप एक काम करो ना, एक क्यूब के बारे में सोचो, 1 मीटर लेंथ लो, 1 मीटर ब्रेथ लो और 1 मीटर क्या ले लो, उसकी हाइट। 1 मीटर समझते हो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। 100 सेंटीमीटर कितना होता है, ये देखिए ये मेरी स्केल है, ये 38 सेंटीमीटर की। आपकी जो छोटी वाली स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है लगभग, है ना। तो 100 सेंटीमीटर इतना कितना होता है, इतना लगभग होता है 100 सेंटीमीटर। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, 1 मीटर का एक क्यूब, भाई इतना बड़ा हो गया ये। तो ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में क्या नाम दिया गया, 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब का आपको एहसास हो गया, इतना स्पेस, सही है। अच्छा, तो ये वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों कि मान लो कि ये ब्लॉक है, अभी जो क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लो ये लकड़ी से बना हुआ है बच्चों, पूरा वुडन, पूरा लकड़ी का ब्लॉक है ये, पूरा ये भारी सा लकड़ी का, पूरी अंदर लकड़ी से भरा हुआ, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं, ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, ऐसे पूरी लकड़ी से ऐसे भरा हुआ है। अरे डस्टर देखा है ना आपने, लकड़ी वाला, जैसा डस्टर होता है वो तो क्यूबॉइड शेप का होता है, ऐसा एक बड़ा सा क्यूब सोचो ना लकड़ी का, हाँ
ठीक है ना। तो सोचो बच्चों इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसमें जो वुड आ रही है सॉलिड है ना, लकड़ी का एग्जांपल लिया तो कैसा है सॉलिड, ठीक है ना। तो सॉलिड का बताओ यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया बताइए, 1 मीटर क्यूब। अब एक बात बताओ बच्चों, ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ, ठीक है, 10 दिन के बाद आओगे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 1 मीटर क्यूब ही रहेगा, वो उतने ही स्पेस में तो है। तभी तो हमने लिखा क्या कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए लिक्विड का वॉल्यूम, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम कब चेंज होगा पता है आपको, वॉल्यूम कब चेंज होगा, सोचिए 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 जरा। देखिए बच्चों ये सॉलिड है, मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये तो सबको पता है, हाँ। और सॉलिड के बीच में स्पेस बहुत कम होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लकड़ी के पार्टिकल्स हैं, ये जिससे भी मिलकर बना हुआ है, इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, ध्यान से चेक करो बच्चों, बहुत कम स्पेस है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास कोई गैस होती, ध्यान समझो, अगर हमारे पास कोई गैस होती तो गैस के पार्टिकल्स तो ऐसे दूर दूर होते ना, तो गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो बच्चों। कंप्रेस का मतलब आप अगर उस पर फोर्स लगाओगे, सुन लीजिए 2 बातें पहले सुन लीजिए, चलिए पहले ये सुन लीजिए, COMP, कॉम्प मैंने लिखा है शॉर्ट में, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अभी हालांकि पार्ट बी में आपको बताएंगे, बट कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब समझो हमने क्या किया, हमने किसी मैटर पे हमने ऐसा उसके ऊपर फोर्स लगाया, या आप बोल सकते हो हमने प्रेशर लगाया, ठीक है। प्रेशर लगाने पर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है ना, हम बोलते हैं कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। आपको एग्जांपल दें, ये लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक, लकड़ी के ब्लॉक पे हमने मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऐसे इसको हमने दबाया, ठीक है। फोर्स की मात्रा सेम रखिएगा, सुन लीजिए, फोर्स की क्वांटिटी सेम रखनी है, इसको हमने 10 न्यूटन से ऐसा, मतलब जितना फोर्स इस पे लगाया उतना ही हमने, कॉटन का आप 1 मीटर क्यूब ले लो, कॉटन रुई होती है, रुई जैसे, हाँ, कॉटन का 1 मीटर क्यूब का सोचो, ब्लॉक सोचो, उसको ऐसा दबाओगे तो उतने ही फोर्स है, जब कॉटन पे आप फोर्स लगाओगे ना बच्चों, कॉटन ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ज्यादा कंप्रेस होने का मतलब वो अपने वॉल्यूम को कम कर लेगा। पहले वो इतनी स्पेस में आ रहा था, अब वो इतनी स्पेस में आ जाएगा, अपना वॉल्यूम कम कर लेगा। तो आपने देखा सेम फोर्स हमने लगाया किस पे, वुड, लकड़ी पे भी उतना ही फोर्स हमने लगाया कॉटन पे भी, किसने अपना वॉल्यूम कम कर लिया सेम फोर्स में, जवाब है कॉटन में। इसलिए कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताइए, कॉटन की, सही है ना। तो बहरहाल यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब का हमारे पास वुड है, और 1 मीटर क्यूब का हमारे पास एक, ये देखिए एक गैस का सैंपल है 1 मीटर क्यूब का, ये ऐसा, ठीक है। इसको आप कंप्रेस करोगे, गैस को कंप्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। जब बीच में उसके स्पेस है, काफी स्पेस है, जब दबाओगे तो ये पार्टिकल कहां जाएंगे, ऐसे पास। अब वॉल्यूम आपको इतना दिखाई पड़ेगा, इसका कम हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। क्या पार्टिकल्स की संख्या चेंज हो गई, नहीं, जितने पार्टिकल थे उतने ही हैं अभी, बस पास आ गए, क्योंकि इसमें स्पेस था। वुड क्यों नहीं कंप्रेस हो रहा है बच्चों, क्यों, इसके पार्टिकल, वुड क्यों नहीं कंप्रेस हो पा रहा है, गैस क्यों हो गया, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर थे ना, स्पेस इसमें ज्यादा था, जब फोर्स लगाया तो हमने पास आ गए। वुड में क्या है, पहले से ही पास है, जगह ही नहीं है और पास आने की, सही है। तो वुड या फिर सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कम है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन आप सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ है। अच्छा, क्या सोचते हैं आप लिक्विड के बारे में, क्या लिक्विड को आप कंप्रेस कर पाएंगे, सोचिए जरा। लिक्विड को हाँ कंप्रेस करने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो उसका कम होगा, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस, ये गैस का हमने सैंपल दिखाया आपको, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस और सॉलिड के बीच में होते हैं, यानी कि इसमें जो स्पेस होगा लिक्विड में वो गैस से तो कम होगा, लेकिन सॉलिड से ज्यादा स्पेस होगा। तो हाँ, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम लिक्विड को भी नहीं कंप्रेस कर पाते हैं। ध्यान से चेक करो, इस पर अगर हम किसी मशीन से ऐसा प्रेशर लगाएं तो बहुत कम संभावना है कि ये कंप्रेस हो जाए, मतलब अपना वॉल्यूम क्या कर ले, कम कर ले, ठीक है ना। तो यही बात हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं, क्या कि ध्यान से चेक करिए, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है, अगर आप इसको कंप्रेस भी करोगे तो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। लकड़ी का ऐसे ब्लॉक रखा, उसको लगा रहे हैं ऐसा प्रेशर, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या वॉल्यूम कम कर लेगा वो, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल पहले से ही पास हैं, सॉलिड है वो, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो कहाँ से अब और पास आएंगे, जब और पास आएंगे तभी तो वॉल्यूम कम होगा। पहले इतने से वॉल्यूम में 100 पार्टिकल रहते थे, गैस की बात कर रहा हूँ, अब आपने ऐसा प्रेशर लगाया तो गैस के पार्टिकल पास आ गए, गैस के पार्टिकल हैं तो अभी भी 100 लेकिन अब कम जगह में रहते हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम हम बोलेंगे कम हो गया, तो वो ज़्यादा कंप्रेस हो गई। तो वॉल्यूम किसका नहीं चेंज होगा, सॉलिड का नहीं चेंज होगा, लिक्विड का भी नहीं चेंज होगा। देखिए फिक्स वॉल्यूम है लिक्विड को आप कंप्रेस करते हो, कहाँ वॉल्यूम चेंज करता है वो तो। लेकिन बच्चों गैस का नो फिक्स वॉल्यूम, वाई नो फिक्स वॉल्यूम,
इसलिए हमने बोला नो फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि ध्यान से बच्चों चेक करो कि अभी हमने गैस ली थोड़ी सी, मान लो गैस का 50 ग्राम गैस है, 50 ग्राम गैस है, हमने इस बॉटल में डाला गैस को और क्लोज कर दिया, ये गैस पूरी फैल जाएगी ऐसे। कितना वॉल्यूम हो गया? तो जवाब है जितना इस बॉटल का वॉल्यूम उतना गैस का वॉल्यूम होगा, गैस पूरी भर गई इसमें। अब 50 ग्राम गैस ही हमने ट्रांसफर करी इसमें से कहाँ? ये बड़े से सिलेंडर में, ऐसा, ठीक। फिर से वो गैस ऐसी फैल गई, क्यों फैल गई? पार्टिकल दूर दूर होते हैं बच्चों उसके, हाँ, पार्टिकल उसके दूर दूर होते हैं और एक पार्टिकल दूसरे को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करके नहीं रखता। अभी हम आपको बताएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, रैंडमली इधर उधर 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 वो पार्टिकल सब चले गए, तो वॉल्यूम तो और बढ़ गया इसका। लेकिन ध्यान रहे मास तो अभी भी कितना है? 50 ग्राम है। जितने पार्टिकल्स पहले थे उतने ही अभी हैं, बस अब वो और दूर दूर हो गए। अब इसी का उल्टा करो, ऐसा कंप्रेस करके लाए, कंप्रेस करके लाए, कंप्रेस करके लाए, और ये छोटे से सिलेंडर में इसको हमने प्रेशर लगा के भर दिया। अब देखिए वॉल्यूम फिर से क्या हो गया? चेंज, अब वॉल्यूम कम हो गया। इस तरीके से गैसेस जो होती हैं उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप उन पे प्रेशर लगा देंगे बच्चों तो उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप उससे प्रेशर हटा लेंगे, प्रेशर रिलीज कर देंगे उनका, तो वो अपना ही प्रेशर लगाएंगे, अपने ही पार्टिकल्स उनके भागेंगे और ज़्यादा वॉल्यूम ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या होता रहता है? लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बोला भाई नो फिक्स वॉल्यूम, और आप जिस भी कंटेनर में रख दोगे वो उसी का शेप भी ले लेता है, और जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कंटेनर ने जितनी स्पेस घेर रखी है ना, उतना ही वॉल्यूम किसका हो जाएगा? गैस का भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। पॉइंट 3 देखिए बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, जो मैटर होता है ना वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से। और हमने आपको केमिस्ट्री में कई बार बताया है कि पार्टिकल केमिस्ट्री में आपको 3 तरीके के मिलेंगे। ध्यान से चेक करिए, पार्टिकल्स आपके पास 3 तरीके के होंगे केमिस्ट्री में। कौन कौन से होंगे बताइए? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी, वेरी सॉरी, ये तो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। पार्टिकल्स आपको 3 तरीके के मिलेंगे, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। लेकिन हम आपको बताएं बच्चों, जो पार्टिकल्स हम बार बार बोल रहे हैं ना चैप्टर नंबर 1 में, इनका मतलब हम या तो एटम के बारे में बात कर रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, जैसे कि बच्चों मान लीजिए आइए वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो वाटर को पहले आप सॉलिड स्टेट में अगर ले लीजिए, तो ये देखिए वाटर अभी सॉलिड स्टेट में, तो ये आइस का एक टुकड़ा है, बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो आइस है ये। फिर वाटर को अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो ये वाटर ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसा किसी कंटेनर में रख देते हैं इसको, है ना। ये देखिए वाटर है, ठीक है। और फिर आपने इसको गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, ये बॉईल हो गया, तो ये स्टीम में आ गया, ये देखिए गैसेस फॉर्म में आ गया। यहाँ कैसे ये गैसेस फॉर्म में, वो है वाटर के मॉलिक्यूल्स, बताता हूँ मैं। ये वाटर हो गया, ये आइस हो गया। बात समझो, वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट्स? वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, यानी कि वाटर के पार्टिकल से हमारा क्या मतलब है? वाटर का हम जो बोल रहे हैं ना, हम बोले भाई ये वाटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वाटर के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो वो वाटर का पार्टिकल कौन? एक पार्टिकल कौन? तो जवाब है एक पार्टिकल कौन? वाटर का एक मॉलिक्यूल। वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बच्चों कहाँ प्रेजेंट हैं? आइस में प्रेजेंट हैं, चेक करो। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स या फिर ये पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, सही। तो आपको कैसा दिख रहा है? सॉलिड दिख रहा है। जब ये दूर दूर हो गए, आपने इसको थोड़ा सा गर्म किया, इसको थोड़ा सा हीट इसको दोगे, तो इनके बीच में जो फोर्स हैं, एक्चुअल में पास पास इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है। पार्टिकल एक दूसरे को, भाई इस पार्टिकल का कुछ मास है, इस पार्टिकल का कुछ मास है, और फिजिक्स में क्या होता है बच्चों? मास एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, मास, पार्टिकल्स के मास एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम खड़े हुए, हमारा कुछ मास है, आपका कुछ मास है, आपकी बॉडी हमको अट्रैक्ट कर रही है और हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़ क्यों नहीं जा रहे, हम टकरा क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा, उसमें हमको ज़्यादा फोर्स से खींच के रखा हुआ है, इसलिए हम उससे ज़्यादा चिपके हुए हैं, उसके प्रभाव में हम ज़्यादा हैं, इसलिए हम आपसे नहीं लड़ जा रहे हैं। अगर अर्थ हमारे ऊपर भी फोर्स लगाना छोड़ देना, मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, तो हमारी बॉडी आपको अट्रैक्ट करेगी, आपकी हमारी, हम ऐसा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर बच्चों क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता होगा? लगता होगा, उसको भी इग्नोर करो, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगता है, तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ऐसा, सही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सेम टाइप के होंगे स्टूडेंट्स, चेक करो, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये काफ़ी पास पास आ गया ऐसा,
सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होंगे, ज़्यादा। इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बच्चों बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्लास 11th में आप पढ़ोगे वॉन डर वाल फोर्स और तरह तरह के फोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको अगर हम वाटर की बात करें, इसमें आप ऐसा फिंगर चलाते हो आइस में फिंगर ऐसा चलाओ, अपनी उंगली ऐसे ले जाओ आइस में, क्या आइस को काटते हो आपकी फिंगर चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ, आप फिंगर से आइस को नहीं काट सकते हो, लेकिन वाटर को आप कट कर सकते हो। ऐसा फिंगर डाल के हिला सकते हो इधर उधर, पानी इधर उधर चला जाता, पानी को काटते हुए आप चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, तो दूर दूर है, और दूर दूर जब होंगे तो उनका बीच में स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान चेक करो, पार्टिकल दूर दूर है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से बच्चों फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। ध्यान से, पार्टिकल अगर पास पास होंगे, ठीक है ना, पार्टिकल अगर स्पेस कैसा होगा, ध्यान चेक करो, स्पेस अगर लेस होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अगर कैसा होगा, लेस, तो फोर्स कैसा होगा, ज़्यादा। और स्पेस अगर कैसा होगा, मोर, स्पेस पार्टिकल्स के बीच में अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कैसा होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, सॉलिड से लेस है, इसीलिए तो आपकी फिंगर आराम से चली जाती है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना है नहीं। तो आप जो फिंगर से फोर्स लगाते हो वो फोर्स ओवरकम कर देता है किसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। ऐसा फिंगर जाती है और वाटर के पार्टिकल के बीच वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि कम है को तोड़ते हुए ऐसे फिंगर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही फिंगर निकल जाती है फिर से वाटर के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। क्यों? टूट के एकदम अलग क्यों नहीं हो जाता है, ऐसा पास पास इसलिए आ जाते हैं बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो काफ़ी ज़्यादा, तो लिक्विड में भी थोड़ा बहुत होता ही है, तो वापस से अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहरहाल सॉलिड में सबसे ज़्यादा आता है, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में बच्चों, गैसेस में तो ये फोर्स बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, इसमें पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है, और स्पेस जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी लेस। ओके, नाउ बच्चों नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ठीक है ना, वो क्या है, रिजिडिटी। अब रिजिडिटी कुछ बच्चे नहीं समझते बच्चों, ये फिजिक्स में आप इसको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे रिजिडिटी, बट अभी के लिए हम बता दें, रिजिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रेजिस्ट a change in the shape। ध्यान से सुनो, rigidity is the tendency of a matter, अभी हम पार्ट बी में भी आपको कराएंगे, परेशान ना हो। rigidity is the tendency of matter to resist a change in shape। ध्यान से करो, ये कैसी टेंडेंसी किसी मैटर की, जैसे बच्चों कोई बंदा है, बोलते हैं ऑनेस्ट है भाई, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, ठीक है, तो ये ईमानदारी क्या है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से मैटर की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। क्या बताती है रिजिडिटी? अगर किसी की रिजिडिटी ज़्यादा होगी ना बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा ज़्यादा किसको, अ चेंज इन द शेप को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ज़्यादा अपोज करेगा। ये क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। सुनो सुनो ध्यान से बच्चों, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये स्केल है, सही है, ओके। अब ये स्केल है कैसी, बताओ, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, सॉलिड है। इसको हम ये देखिए दबा रहे हैं ऐसे, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, पर क्या इसका शेप चेंज हो रहा है कहीं? नहीं। ये हमने इसको फोर्स लगाया, ऐसा तो है नहीं कि इसका शेप चेंज हो गया, बॉल बन गई है या सिलेंडर बन गई है, तो हम तो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये अपने अंदर होने वाले चेंज को, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, उसका शेप चेक करो, मैं तो चाहता हूं कि चेंज हो जाए, इसको दबाऊं मैं, शेप चेंज हो जाए, ये नहीं चाह रही है ऐसा, इसका शेप चेंज होना नहीं चाह रहा है, तो ये कैसा है, रिजिड है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, रिजिड। ये चेयर रखी हुई है सॉलिड, इस पर आप हाथ से फोर्स लगाइए, आप इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करिए, ये चेंज नहीं होना चाहता, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। कैसी टेंडेंसी, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, टू रेजिस्ट इट्स चेंज, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप। ये टेंडेंसी इसकी ज्यादा है कि जब आप इसको फोर्स लगा के इसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हो तो इसको रेजिस्ट करता है, नहीं करने देता है, तो इसकी रिजिडिटी ज्यादा है, सही है। तो ये चीज़ है बच्चों। अब लिक्विड की बच्चों रिजिडिटी कैसी होगी, मेरे ख्याल से तो रिजिडिटी लिक्विड की बहुत बेकार होगी, क्योंकि आप बहुत स्थिति खराब है लिक्विड की, तो लिक्विड को उठा के आप दूसरे बाउल में डाल देते हो तो अपना शेप चेंज कर लेता, वो दूसरे बाउल का शेप ले लेगा, सिलेंडर में डाल दोगे सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, स्फेयर वाले बर्तन में डाल दोगे स्फेरिकल शेप ले लेगा, कोन में डाल दोगे कोनिकल वाला शेप ले लेगा। गैसेस की स्थिति तो बहुत खराब है। तो लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है ना बच्चों। तो रिजिडिटी में सॉलिड कैसा होगा, रिजिड, लिक्विड कैसा होगा, नॉट रिजिड, और गैस भी क्या होंगी, रिजिड नहीं होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों फ्लूइडिटी, FLUIDITY, फ्लूइडिटी, ओके। फ्लूइडिटी समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड बच्चों, फ्लूइड क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच कैन फ्लो, द मटेरियल्स which can flow,
विच कैन फ्लो। ऐसे मटेरियल्स जो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने का क्या मतलब, बहना भाई बहना। हवा बहती है, हवा भी फ्लो करती है। लिक्विड को जमीन पे डाल दिया वो फ्लो करता है, वो भी बहता है। कोल्ड ड्रिंक जमीन पे डाल दीजिए आप फर्श पे, वो भी बहती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे फ्लूइड से समझते हैं केवल लिक्विड ही फ्लो कर सकते हैं। जी नहीं, गैसेस भी फ्लो करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों फ्लूइड क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच कैन फ्लो। और ये जो मटेरियल के फ्लो करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि जो जो मटेरियल फ्लो करते होंगे, फ्लो करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यही क्या कहलाती है, उसकी फ्लूइडिटी। कोई डाउट है बताइए। जैसे बंदा क्या है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक इसी तरीके से कोई मटेरियल फ्लूइड है, इसका मतलब वो फ्लो कर सकता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लो करने की। तो हम बोलेंगे भाई फ्लूइडिटी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि फ्लूइडिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक, बट फ्लूइड इज अ मटेरियल व्हिच कैन फ्लो। और ये फ्लो करने की कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। ओके, तो बताओ बच्चों, ये देखिए, ये सॉलिड की स्केल रखी हुई, क्या ये फ्लो कर रही है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी क्या? हाँ, फेंक दोगे तो अलग बात है, ये फ्लो नहीं कर रही है ऐसे, ये स्ट्रीम्स बनाते हुए फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये लेमिनार फ्लो वगैरह क्लास 11 में पढ़ोगे, छोड़ो बहरहाल। तो बच्चों सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ठीक है, लेकिन लिक्विड कैन फ्लो। तो लिक्विड में फ्लूइडिटी मिलेगी आपको, गैसेस में भी फ्लूइडिटी मिलेगी बच्चों। गैस एक स्थान से दूसरे स्थान चलेगी, आप सिलेंडर का नॉब खोल दीजिए, गैस फ्लो कर जाएगी। सही है ना। तो लिक्विड फ्लो नहीं कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो कर, सॉरी सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो एंड गैसेस कैन फ्लो। नाउ नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? अभी हमने आपको बताया था क्या, टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो हमने दो मैटर लिए, दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाया, जो अपना वॉल्यूम ज्यादा कम कर लेगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे भी आप समझ लीजिए, क्लास 11th में इसका फॉर्मूला भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आप मुझे बच्चों देख के बताइए, ये देखिए ये स्केल है, अब हम इसको कंप्रेस करने जा रहे हैं, हो रही है क्या? नहीं, इसका वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा है। क्या इसका वॉल्यूम नहीं कम हुआ होगा? हुआ होगा, आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके पार्टिकल बहुत पास हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस कैसा है, बहुत कम है। तो जब हम ऐसा जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं ना, तो पार्टिकल थोड़े से ऐसे पास आए हुए हैं, थोड़े से। ठीक है, बट वो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो आप बोलते हो भाई इसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी, लगभग 9 नहीं लिखा है हमने नेग्लिजिबल लिखा है, कि होती तो होगी कंप्रेसिबिलिटी, इसका वॉल्यूम कम तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान चेक करो, मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझो बच्चों, ये देखिए, ये कोई सॉलिड ब्लॉक है, वुड का, लकड़ी का, इसको आपने दबाया, पता है ये थोड़ा सा उसने वॉल्यूम चेंज किया होगा, बहुत थोड़ा सा। ये देखिए, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दिखने में, और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, बट आप जज नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, नेग्लिजिबल। क्यों हो जाता है ये वॉल्यूम कम? क्योंकि पार्टिकल पहले इतना दूर थे, अब जब आपने बाहर से फोर्स लगाया तो पार्टिकल थोड़े पास आ गए, तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम। बट आप ये मान के चलिए कि सॉलिड में लगभग कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, नेग्लिजिबल, लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि वो सब फिर फिजिक्स के मैटर है, वो सब आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे ना। मुझे बताओ बच्चों, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है क्या, बताइए? यस, थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है, रादर देन सॉलिड। क्यों? क्योंकि बच्चों लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। तो आप बाहर से जब फोर्स लगाएंगे तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतने थोड़े से पास आ जाएंगे, तो ये थोड़े से कंप्रेसिबल हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। हालांकि डेली लाइफ में ये बात भी हमें समझ में नहीं आती है, अगर हम किसी मशीन से इसको ऐसा कंप्रेस करें, ठीक है, होगा ये कंप्रेस, ठीक है, बट थोड़ा कम ही होगा। सबसे अच्छी कंप्रेसिबिलिटी कहाँ देखने को मिलेगी बताइए? इसीलिए हमने बच्चों लिक्विड वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, कंप्रेसिबल। हमने वहाँ बता दिया कि हाँ भाई ये कंप्रेसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। गैसेस चेक करो। हाँ, गैसेस, ये देखिए, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे देखिए गैस भरी हुई है, ठीक, दिमाग लगाओ बच्चों, ये देखो, मान लो ये इसमें भी पूरी गैस भरी हुई है, लिक्विड मत देखो यार, मान लो इसमें पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है बच्चों, इसमें कोई पिस्टन लगा हुआ है। अब बच्चों को पिस्टन नहीं समझ में आता, सिलेंडर में पिस्टन क्या होता है, सुनो, इंजेक्शन देखा है सुई लगाने वाला? हाँ, तो जब डॉक्टर सुई लगाता है आपको, तो ये देखिए, ये ऐसा इंजेक्शन है, ठीक, और ये ऊपर से आप ऐसा प्रेस करते हो, यहाँ पे एक कुछ चलता रहता है ऐसे, जो लगातार किनारे की दीवारों को टच करता हुआ नीचे उतरता है।
जो कि इतना एयर टाइट होता है, मतलब यहाँ से एयर भी नहीं पास हो सकती है, कोई लिक्विड भी नहीं पास हो सकता है। तो यही पिस्टन होता है बच्चों जो नीचे ऊपर नीचे मूव करता है। इंजेक्शन को ऐसा पीछे खींचता है, जब उसमें दवा भरता है तो ये पिस्टन कहाँ जाता है, चढ़ के ऊपर, और बाहर से प्रेशर लगाता है तो ये पिस्टन कहाँ चला जाता है, नीचे। तो लेट अस अज्यूम कि इसमें बच्चों पूरी ऐसे कोई गैस भरी हुई है। अभी इसका वॉल्यूम है कितना, 2 यूनिट। कितना है, 2 यूनिट। पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर से हमने ऐसा इस पर प्रेशर लगाया, ये पिस्टन ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, पहले की स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति थी ये देखिए कुछ ऐसी, और सेकेंड स्थिति ये ऐसी। ये पिस्टन लगा हुआ है अभी यहाँ इसके ब्रिम तक है, इसके किनारे तक है, टॉप तक है। आपने ऐसा प्रेशर लगाया, पिस्टन उतर के कहाँ जाएगा, नीचे। पहले गैस भरी थी पूरी 2 यूनिट में, मान लो पूरे बर्तन का वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब ये पिस्टन यहाँ आ गया थोड़ी देर के बाद, ये चेक करिए। हाँ, तो यहाँ पीछे गैस थोड़ी ना, सारी गैस कहाँ आ गई, नीचे। अगर यहाँ गैस के 100 पार्टिकल थे, अभी भी 100 पार्टिकल हैं, लेकिन अब पहले वो इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, अब वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कि अब वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब से कम होकर कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। बात समझ नहीं, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और वॉल्यूम डिक्रीज कर दे अगर कोई मटेरियल या मैटर, तो हम क्या बोलते हैं, वो हाईली कंप्रेसिबल है। चेक कर लो, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो अपने वॉल्यूम को क्या कर ले, कम कर ले। जो अपने वॉल्यूम को कम कर ले फोर्स लगाने पे, हम बोलते हैं क्या है, वो कंप्रेसिबल है। तो चेक कर लिए बच्चों, यहाँ पर हमने गैसेस में लिखा हुआ है कि ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट 7th पॉइंट, मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में बच्चों थोड़ा सा कॉमेंट कर दीजिए यहाँ। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अब देखिए बच्चों, ये देखिए सॉलिड है, ठीक। ये बात बताओ, क्या इसके पार्टिकल, ये स्टील का बना हुआ है, क्या इसके पार्टिकल निकल के भाग जा रहे हैं कहीं, हाँ। तो इनका मोशन लगभग कैसा है, निग्लेजिबल है। क्या मोशन नहीं करते होंगे, कर रहे होंगे, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे धीरे 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 धीरे, वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इनके पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, वरना तो अगर बहुत अच्छा मोशन होता है ऐसे हाथ में रखते और ये स्टील के पार्टिकल ऐसे निकल जाते, जैसे पानी नहीं फ्लो कर जाता है, ये निकल जाते कहीं पर। कहाँ, ये तो बड़े अच्छे टाइटली पैक है। क्यों, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अच्छे से एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो निकल के नहीं भाग रहे हैं, इनका मोशन कैसा है, निग्लेजिबल है, सही है। तो ध्यान से चेक करिए, कैन नॉट मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं इसके पार्टिकल सॉलिड के। लेकिन बच्चों लिक्विड में पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, हमने लिखा हुआ है। क्यों, आप देखते हो लिक्विड को ऐसा फर्श पे गिरा दो, निकल जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, ठीक है, आराम से मूव कर जाते हैं। और सबसे बढ़िया मोशन कौन करते हैं, गैसेस के पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मतलब आप बता ही नहीं सकते हो कि किधर जाएंगे, कभी तो दिशा इधर है, कभी तो दिशा इधर है। एक्चुअल में ये कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, ये गया पार्टिकल सामने वाली दीवार पर टकराया और अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। ये रैंडम मोशन करता है, कॉन्टिन्यूसली इधर उधर मोशन करता रहता है, इसकी तो दिशा ही आप फिक्स नहीं कर सकते। बहुत फास्ट मोशन करता है, रैंडमली मतलब किसी भी दिशा में इधर उधर ये मोशन करेगा, सही है। अगर आप गैस के एक मॉलिक्यूल को लेके इस कमरे में छोड़ दें और मान लो आप गैस के मॉलिक्यूल को देख सकते हो और कमरा चारों तरफ से बंद है और आप देख सकते हो, मान लो आप सुपरमैन हो, कोई हाथ में शक्ति है बढ़िया, उस मॉलिक्यूल को देखो, इधर से टकराएगा, जूम सामने से टकराएगा, इधर बोर्ड पे टकराएगा, उधर टकराएगा, इधर उधर इधर उधर, रैंडमली कॉन्टिन्यूस मोशन करेगा ये। इवन रूम टेम्परेचर पे भी, वो कहीं गर्म अगर उसको कर दो ना, हीट दे दो, तब तो क्या कहने, तब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूछो मत, बहुत तेजी से भागेगा तब तो। तो यहाँ पे हमने लिखा है इन अ गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन अ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन का मतलब समझा है, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, रैंडम मतलब हम कह ही नहीं सकते कहाँ जा रहा है वो, कौन सी डायरेक्शन में, हर पल डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे कहीं टकराएगा डायरेक्शन चेंज, जैसे कहीं टकराएगा डायरेक्शन चेंज। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो इसको नोट कर लीजिए, करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा है कॉमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, देखिए हमने सब यहाँ पे छोटे छोटे कॉमेंट कर रखे हैं, फटाफट हम आपको समझा देते हैं। पार्ट ए, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी बच्चों क्या है, ध्यान से चेक करिए। रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप। इसका क्या मतलब है, ध्यान से चेक करो बच्चों। मान लो कोई आयरन का ब्लॉक है, किसका, आयरन का, लोहे का बना हुआ कोई ब्लॉक है, ठीक है। ये देखिए ये एक आयरन का ब्लॉक है और इस आयरन के ब्लॉक को, ये पूरा बच्चों देखिए ये आयरन के एटम से भरा हुआ है ना, आयरन के पार्टिकल्स हैं इसमें। इसको जब आप ऐसा फोर्स लगाते हो तो बताओ क्या ये अपने शेप को चेंज होने से रोकता है कि नहीं रोकता है, बिल्कुल रोकता है, ठीक है ना। आप इसको ऐसा दबाओगे इसका शेप तो नहीं चेंज होता है, ऐसा थोड़ी ना आपने इसको दबाया और ये ऐसा स्फेयर जैसा चेंज हो गया, इसने अपना शेप चेंज कर लिया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। इस स्केल को देखो बच्चों, ये लकड़ी है, इसको हमने ऐसा प्रेस किया, ठीक है ना, ऐसा इस पर फोर्स लगाया तो ये किसको रेजिस्ट कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, अपने अंदर होने वाले शेप के चेंज को अपोज कर रहा है, मतलब चेंज नहीं होना चाहता ये। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी, ठीक है। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो रिजिड कौन रिजिड होगा, तो आपको सॉलिड्स रिजिड देखने को मिलेंगे, लिक्विड रिजिड नहीं होता है बच्चों, गैसेस भी रिजिड नहीं होती। क्यों, गैसेस पे आप हल्का सा फोर्स लगाइए वो अपना शेप चेंज कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड को भी आप चेक करो ना, ये देखना अभी ये लिक्विड है, ठीक
ठीक है, ये देखिए लीजिए, अभी ये ऐसा शेप आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसा शेप लिया हुआ इसने, अब देखिए ये शेप चेंज हो गया इसका, ठीक है ना। तो रिजिडिटी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? सॉलिड्स में। क्या होती है रिजिडिटी? रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ द मैटर। ये मैटर की एक तरीके की टेंडेंसी होती है, मैटर की एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिस टेंडेंसी के होने की वजह से या जिस कैरेक्टरिस्टिक के होने की वजह से वो किसको रेजिस्ट करता है? अपने अंदर होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है, अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो अपने अंदर होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। जो ज़्यादा रेजिस्ट करता है उसकी रिजिडिटी ज़्यादा, सॉलिड ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, ज़्यादा रोकते हैं, वो शेप नहीं चेंज होने देंगे अपना, सही है ना। तो देखिए रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, टू रेजिस्ट अ चेंज, अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। कौन से चेंज को? अपने अंदर होने वाले शेप के चेंज को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। ओके, कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, लिख सकते हो। नाउ अब देखिए बच्चों, और करके हमने इसकी एक और भी डेफिनेशन लिखी हुई रिजिडिटी की, ठीक है, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में। और में डेफिनेशन में ये देखिए, और या तो ये लिखो या तो ये लिखो। क्या लिखा हमने? रिजिडिटी में लिखा हमने, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंटिन्यू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एक्सटर्नल फोर्स। ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कैसी प्रॉपर्टी है? अपने ही देखो, दो बातें बोल सकते हो आप। क्या आप बोल सकते हो? या तो अपने अंदर होने वाले शेप के चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, या तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस बात को बताती है कि कोई भी मटेरियल जिस शेप में है उसी में रहना चाहता है। जो जिस शेप में है उसमें जितना ज़्यादा रहना चाहेगा उसकी रिजिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्केल है, इसी शेप में रहना चाहती है, सॉलिड है, ज़्यादा रिजिडिटी है, ठीक है। तो आप चाहे ऊपर वाला डेफिनेशन दो चाहे नीचे वाला। नीचे देखिए हमने क्या बोला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंटिन्यू रिमेन इन इट्स शेप, जो लगातार अपने ही शेप में रहना चाहती है। कब? When treated with external force, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जब उस पर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो कंटिन्यूसली अपनी ही शेप में रहती है, ठीक है ना। तो आपको, सॉरी ये तार फंस गया यहाँ पर, सॉरी, चलो देखो जरा। तो आप बच्चों कोई भी डेफिनेशन में से लिख सकते हो। 2 देखिए, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है बताइए? कंप्रेसिबिलिटी एक तरीके की एबिलिटी है किसी मटेरियल की या किसी मैटर की, एक तरीके की एबिलिटी है जो क्या करती है? जो अपने वॉल्यूम को लोअर कर लेती है, अपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर लेती है। कब? जब हम उस पर बाहर से कोई प्रेशर या फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी बताइए? गैसेस की होगी। सबसे कम सॉलिड की होगी। ध्यान से चेक करिए, हमारे पास कोई आयरन का ब्लॉक है बच्चों, ये, इसको हमने ऐसा कंप्रेस किया, ऐसा हमने इस पर फोर्स लगाया, तो क्या इसका वॉल्यूम कम होकर इतना हो गया क्या? ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे बताओ? हमने लिखा कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड टू अ लोअर वॉल्यूम, ठीक है। किसी मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी इस बात को बताती है, ये उसकी ऐसी एबिलिटी जिस एबिलिटी के कारण वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर क्या कर देता है? अपना वॉल्यूम कम कर लेता है। इसी बात को इस तरीके से लिखा गया है, इट इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस। कौन सी एबिलिटी? रिड्यूस हो जाने की एबिलिटी। क्या रिड्यूस हो जाने की एबिलिटी? किस चीज को रिड्यूस करने की एबिलिटी? वॉल्यूम को रिड्यूस करने की एबिलिटी। कब? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों, ध्यान से चेक करो। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये एक तो कैमरे में बैटरी भी जाने वाली, इसी पे मेरा कंसंट्रेशन है, सॉरी। सुनो, कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे गैसेस की, ठीक है ना। उस पर फोर्स लगाओगे वो कंप्रेस हो जाता है। ध्यान से चेक करिए एग्जाम्पल। ओके, थोड़ा सा आप लोग को बच्चों सफ़र करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना मेरा ना दिमाग इसी में लगा रहेगा, मैं अच्छा समझा नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा मैं ना कैमरे का, ये इन्वर्टर से चल रहा है, थोड़ा सा ना नॉइस आ रहा होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये इन्वर्टर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसके लिए माफ़ करना। 2-3 पॉइंट देख लो, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम ऑफ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। सबसे अच्छी कंप्रेसिबिलिटी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? गैसेस में, ठीक है ना। ध्यान से चेक करो बच्चों, ये गैस है कोई, हमने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था अभी इससे पहले वाले आंसर में। ये देखिए सिलेंडर है और यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। अभी मान लो पिस्टन यहाँ पर है सबसे टॉप पे, ठीक। इसमें ऐसे गैस भरी हुई है, ठीक। गैस का वॉल्यूम कितना मान लो? V। अरे भाई, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। आपने पिस्टन को ऐसा प्रेस किया तो ये गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। चेक करो, पार्टिकल इसमें 100 पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल अभी भी हैं, लेकिन पार्टिकल अब पास पास आ गए। चेक कर लो। और पास पास क्यों आ गए? क्योंकि इनके बीच में स्पेस क्या था? ज़्यादा था। तो आपने ऊपर से ऐसा प्रेशर लगाया, पिस्टन नीचे आ गया। तो चेक करो, पहले इसका वॉल्यूम कितना था? V, अब कितना हो गया? V/2, आधा हो गया ना, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, लिक्विड नहीं कंप्रेस होते हैं और सॉलिड भी कंप्रेस नहीं होते हैं। लिक्विड और सॉलिड क्यों नहीं कंप्रेस होते हैं? उनके पार्टिकल पहले से ही पास पास रहते हैं, उनके पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। तो जब आप ऐसा बाहर से फोर्स लगाओगे, उसके वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करोगे,
तो जब पहले से ही पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है तो बेचारे और पास कैसे आएंगे, सही है ना। ओके उसके बाद नंबर थर्ड, ये तो बहुत इजी है। फ्लूइडिटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। जो भी मटेरियल फ्लो कर सकता है हम बोलते हैं उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्लूइडिटी। फ्लूइड फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं? जैसे बच्चों कोई बंदा है, वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो बंदा है, बंदे का नाम रोहन, सोहन, मोहन कुछ होगा, लेकिन ऑनेस्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरीके से फ्लूइडिटी क्या है? एक तरीके की प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। कौन से मटेरियल की? जो मटेरियल फ्लो कर सकते हैं, और जो मटेरियल फ्लो कर सकते हैं उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। कौन कौन होते हैं फ्लूइड्स? तो जवाब है लिक्विड भी फ्लूइड्स हो सकते हैं, और गैसेस भी क्या है? फ्लूइड। ये फ्लो कर सकती है एक स्थान से दूसरा फ्लो। अरे लिक्विड को डालो, ये ऐसा फ्लो करते हुए चला जाएगा। गैसेस, ये देखिए इसमें मान लो गैस भरी, यहाँ से हमने इसको पंचर कर दिया, ऐसा गैस फ्लो कर जाएगी यहाँ से। बट सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। ध्यान से चेक करो, सॉलिड कहाँ फ्लो कर रहा है? इसके पार्टिकल निकलने के तो फ्लो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड नहीं है। लेकिन लिक्विड और गैस दोनों ही आपके कौन से कैटेगरी में आएंगे? फ्लूइड में। और फ्लूइड जो मटेरियल होते हैं यानी कि कौन कौन? लिक्विड और गैस। ये फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा ये आपको? लिक्विड और गैस में। ओके 3 नंबर के बाद ये 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में उन्होंने आपसे क्या बोला था? फिलिंग द गैस कंटेनर। इसके ऊपर कमेंट करना था आपको। तो बच्चों फिलिंग द गैस कंटेनर का क्या मतलब है बताइए? कोई कंटेनर है हमारे पास, ठीक, और इसमें हमने गैस फिल करनी है। जब आप गैस इसमें फिल कर रहे हो, ठीक है ना, तो इससे क्या मतलब है आपका बताइए? हाँ अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले हम शेप को जरा कर लेते हैं। शेप भी इन्होंने दिया हुआ था ना। शेप से क्या समझते हो आप? शेप, व्हाट डज शेप डिफाइंस? शेप डिफाइंस अ डेफिनेट बाउंड्री। ये एक निश्चित बाउंड्री को डिफाइन करता है बच्चों शेप। ये क्या कहने सर समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान से चेक करो बच्चों, एक बात बताओ। देखिए एक तो ये कंटेनर है, मान लो ऊपर से क्लोज है, जब हम गैस डालेंगे तो ऐसा शेप ले लेगी ना गैस। तो इसकी डेफिनेट बाउंड्री क्या है बताओ? ये है इसकी बाउंड्री, इससे बाहर नहीं जाती। और कहाँ है इसकी बाउंड्री? ऊपर से क्लोज है, ऊपर है इसकी बाउंड्री, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाती। लेकिन इसी गैस को अगर हम निकाल कर, ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक कोनिकल वेसल में रखें, ठीक है, ये कोनिकल वेसल है, ठीक, ये ऊपर से क्लोज है ऐसे और किनारे से तो है ही क्लोज। इसमें मान लो यहाँ पे एक कुछ होल बना हुआ था, यहाँ से गैस डाल के इसको क्लोज कर दिया, ठीक। अब इसका ऐसा शेप हो गया, कैसा हो गया? कोनिकल शेप हो गया। कोनिकल शेप होने का मतलब अब इसकी बाउंड्रीज कैसी हो गई? जैसे किसकी बाउंड्रीज होती हैं? कोन की। तो शेप किसको बताता है? शेप डिफाइंस अ डेफिनेट बाउंड्री, एक निश्चित बाउंड्री को बताता है, ठीक है ना। बाउंड्री कैसी भी हो सकती है। अगर इसी गैस को निकाल के हम किस में रख दें, चेक करिए, एक क्यूबिकल टैंक में, ये ऐसा कंटेनर में, ठीक है। तो अब इसकी बाउंड्रीज अलग तरीके से डिफाइन है, चेक करो, ठीक है ना। तो शेप डिफाइंस हैज डेफिनेट बाउंड्रीज। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है बस, ठीक है। ओके अब फिलिंग द गैस कंटेनर का क्या मतलब है? फिलिंग द गैस कंटेनर के ये मतलब है बच्चों कि जब आपने गैस को उठा के कंटेनर में डाला तो क्या हुआ बताइए? अटेनमेंट ऑफ द व्हाट? अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस। इसका क्या मतलब है? अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस, मतलब गैस के मॉलिक्यूल ने किसका शेप अटेन कर लिया? अटेन मतलब ले लिया, किसका शेप ले लिया? कंटेनर का। तो बस इसका यही मतलब है, ये जो उन्होंने हमसे पूछा है कि फिलिंग द गैस कंटेनर, इसका ये मतलब है कि भाई जब गैस को उठा के आप कंटेनर में डालोगे, ठीक है ना, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो किसका शेप ले लेंगे? उस कंटेनर का। चेक कर लो, शेप किसको डिफाइन करता था? बाउंड्री को, एक निश्चित बाउंड्री में आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज़ है बस फिलिंग ऑफ द गैस इन द कंटेनर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या करते हैं? गैस के पार्टिकल एक जगह रुके थोड़ी ना रहते हैं, वो तो रूम टेम्परेचर पे भी रैंडम मोशन करते रहते हैं इधर उधर डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो रैंडम मोशन करके सब जगह जाना चाहते हैं, लेकिन शेप डिफाइन है, यानी कि बाउंड्री क्या है? डिफाइन है। तो बाउंड्री अगर जो डिफाइन है वो क्यूबिकल शेप की होगी तो गैस का शेप कैसा हो जाएगा? क्यूबिकल। अगर वो कोनिकल शेप की बाउंड्रीज डिफाइन है तो शेप कैसा हो जाएगा? कोनिकल। तो बहरहाल आइए देखते हैं इस पॉइंट पे हमने क्या लिखना है। फिलिंग द गैस इन द कंटेनर अपने मन से बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये भाषा लिखो आप। द पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक्स इट शेप। इसका क्या मतलब है? पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक इट शेप। जब गैस को आप कंटेनर में डाल देते हो तो पार्टिकल्स गैस का किसका शेप ले लेते हैं? कंटेनर का शेप लेते हैं। वाई? रीजन लिख दीजिए, एज दे रैंडमली मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, ये रूम टेम्परेचर पे भी रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में जाते रहते हैं, और इसकी बाउंड्री डिफाइन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाउंड्री पे ऐसा टकराएगा वापस आ जाएगा, ये वाले वॉल पे टकराएगा वापस आके इधर आ जाएगा, रहेगा तो कंटेनर में ही ना। बाउंड्री तो उसकी डिफाइन है, यानी कि शेप क्या है? डिफाइन है, यानी कि जब गैस को कंटेनर में डालोगे तो किसका शेप ले लेगा? कंटेनर का। बस कंटेनर कोनिकल है तो कोनिकल शेप दिखेगा गैस का। कंटेनर अगर आपका हाँ ठीक है ना, मान लो बच्चों ग्लास का कंटेनर है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का,
ठीक है, और इसमें हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाल दिया, NO2 गैस। NO2 गैस का कलर ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना। तो आपको बाहर से ब्राउन कलर का क्या दिखाई पड़ेगा, क्यू। अगर ये ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास है कॉनिकल शेप, तो बाहर से आपको एक कोन दिखेगा ब्राउन कलर का, क्लियर, ठीक है ना। तो बस यही मतलब है कि गैस को कंटेनर में डाल दिया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल रेंडमली इधर उधर डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ठीक है ना। तो पूरे गैस के कंटेनर को ऐसा भर देंगे वो। इसी बात को हमने आगे थोड़ा सा और बढ़ा के लिखा है, हमने बोला है बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन, ठीक है, किसी गैस कंटेनर को फिल करने से हमारा ये मतलब है, वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का जो शेप है वही अटेन कर लेंगे, कौन, बाय गैस। तो फिर से सुन लीजिए, बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ, अटेनमेंट मतलब ले लेंगे, कौन सा शेप ले लेंगे, अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो ये सब बातें बच्चों आप लोग लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ सिक्स्थ पार्ट देखिए जरा, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। सुनो, ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो, पार्टिकल हो, अब ये देखिए अभी ये मोशन कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उसके मोशन के कारण, मोशन कर रही है वो, तो उसके कारण जो भी एनर्जी उसमें होगी, मोशन के कारण जो भी भाई एनर्जी है, तभी तो मोशन कर रही है ना, ठीक है ना। बिना एनर्जी के कैसे मोशन कर लेगी, ये चीज़ आप फिजिक्स में क्लियर पढ़ोगे। तो बिना एनर्जी के मोशन नहीं कर सकती कोई बॉडी। तो कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको नाम देते हैं, हिंदी में इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज मतलब गति कर रही है, तो गति क्यों कर रही है, उसके पास कोई ऊर्जा होगी, कोई एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द पार्टिकल। किसके पास होती है एनर्जी, ये पार्टिकल्स के पास होती है एनर्जी, ठीक है ना। क्यों होती है, ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब सुनिए मेरी बात, इस देखिए एक पार्टिकल है, ये ऐसे गया, दूसरे पार्टिकल को देखिए ये, ठीक, तीसरे पार्टिकल को देखिए ये, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, हर तीन कंडीशन हमने आपको दिखाई। फर्स्ट कंडीशन में ये धीरे से मोशन किया था, यानी कि स्पीड इसकी कम थी। सेकंड कंडीशन में पार्टिकल उतना ही बड़ा, यानी कि मास तीनों टाइम हमने क्या लिया, सेम। लेकिन सेकंड कंडीशन में ध्यान चेक करो, ये ऐसा तेज से गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, अरे इसकी स्पीड ज्यादा थी। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², ठीक है। हाफ 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, तो 1/2 और m कांस्टेंट हो गया। क्योंकि चेक करो, ये जो कैप हमने लिया था इसको एक पार्टिकल अगर आप मान रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में और थर्ड कंडीशन में मास थोड़ी ना चेंज किया मैंने, मास तो वही है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होगा इसका होगा। मैंने क्या चेंज किया, v। चेक करो, स्पीड मैंने चेंज करी, सही है ना। स्पीड पहले स्लो थी, v का मतलब स्पीड है बच्चों, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। 1/2 कांस्टेंट है, m का मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, v का मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सही है ना। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल थर्ड केस में सबसे ज्यादा थी, तो चेक करो v की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ये चीज़ है, ठीक है ना। तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब आइए जरा और बात करते हैं, सुनो मेरी बात। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सभी बच्चे नोट लगाएं, अगर आप टेम्परेचर क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। वाटर लो, आप पानी चाय के लिए जब गर्म करते हो उसको, ठीक है, जब आप इसमें हीट देते हो, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब ये बॉईल करने लगता है तो उसके पार्टिकल स्टीम बन के इधर उधर जाने लगते हैं। क्यों, रैंडम मोशन क्यों कर रहे हैं इधर उधर, अब वो क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का ये मतलब है वाटर के पार्टिकल का मास थोड़ी ना बढ़ा है, मास जो है सो तो है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसका v बढ़ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई, ठीक है। इसलिए वो बहुत फास्ट स्पीड से मोशन करता है इधर उधर और बर्तन को छोड़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप नोट लगाइएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अब ये एक रूम टेम्परेचर है बच्चों, इस रूम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की, ये बताइए। सुनिए, मैटर आपको सेम लेना है, मतलब आप ले लीजिए, चलिए वाटर आपने ले लिया। वाटर के 3 स्टेट हैं, कौन कौन से बताइए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो सबको पता है ना। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड का मतलब वाटर अभी कौन से फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, ठीक है ना। चलो बताओ, सॉलिड का मतलब वाटर अभी आइस के फॉर्म में, लिक्विड का मतलब वाटर अभी लिक्विड के फॉर्म में, और गैस मतलब वाटर का क्या बन गया, स्टीम। बताओ सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, गैस की, सही है ना। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएं कि यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिया है वो क्या है, वाटर है,
ठीक है ना। आइस भी वाटर के ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वाटर जो लिक्विड फॉर्म है वो भी वाटर के ही पार्टिकल से मिलकर बना है, स्टीम में भी वाटर के ही पार्टिकल है, लेकिन सब में काइनेटिक एनर्जी क्या है, अलग अलग है। तो सभी बच्चे नोट लगाएंगे, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड की और उससे कम सॉलिड की। कैसे पहचाने सर? आराम से पहचान जाओगे। गैस के पार्टिकल इधर उधर रैंडम मोशन नहीं करते हैं, बताओ, बहुत फास्ट स्पीड से, हाँ सही है ना, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। लिक्विड के पार्टिकल देखिए, लिक्विड रुका हुआ है, मोशन ये भी कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा अपनी मीन पोजीशन पे, बट बहुत अच्छे तरीके से मोशन नहीं कर रहा है। और तीसरा देखिए जरा, सॉलिड में, अब ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल तो बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होंगे, दिखते भी नहीं है आपको, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम। तो ये सभी बच्चे नोट लगा लेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेवंथ, ठीक है ना। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी तो हम आपको समझा भी चुके हैं। डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, देखिए 1 मीटर का लेंथ लो, 1 मीटर का ब्रेथ लो और 1 मीटर की क्या लो, हाइट लो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा चेक कर लो। मान लो एक क्यूब है हमारे पास, ये 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, बोलो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, आज के बाद याद रखिएगा, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। तो ये क्या है? 1 मीटर का एक ब्लॉक समझिए, क्यूब, ठीक है। इसमें ये जितना भी स्पेस है यही क्या है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे जरा चेक करो, डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है ना, डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, किससे? रो से। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को कितना कर दो? 1 यूनिट। चलो v की वैल्यू 1 मीटर क्यूब लो, चलो ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या जाएगा? रो, रो है, रो का साइन, ये रो है। रो का मतलब क्या होता है? RHO। रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? रो से, ठीक है ना। तो रो इज इक्वल्स टू m अपॉन v की जगह क्या रखोगे? 1, तो m अपॉन 1 क्या हो जाएगा? m, यानी कि क्या आ गया? रो इज इक्वल्स टू क्या आ गया? m। रो का मतलब क्या है बताइए? डेंसिटी। m का मतलब क्या है बताइए? मास, सही है। लेकिन ये मास कब चेक किया आपने? 1 यूनिट वॉल्यूम में। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में मास चेक कर लो, वही क्या होती है? इसकी डेंसिटी। अब आइए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। 1 मीटर क्यूब, 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर क्यूब ले लो समझने के लिए, ठीक है। तो 1 मीटर का एक क्यूब लिया, मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर है, 1 मीटर के 2 क्यूब लिए। कौन कौन से? एक लिया हमने वाटर का क्यूब, मान लो कुछ बच्चे बोलेंगे सर वाटर फ्लो कर जाएगा, अरे सोच लो, 1 मीटर का एक क्यूब है, किसका? वाटर का। और 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब है, किसका? आयरन का, ठीक है ना। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है बताओ, ज़्यादा भारी कौन होगा? किस में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा? किस में मास ज़्यादा होगा बताइए? आयरन में, हाँ। तो बस आप चेक कर लीजिए, देखिए डेंसिटी ऑफ आयरन, रो ऑफ आयरन हमने कितना लिखा हुआ है? 7870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वाटर का डेंसिटी कितना लिखा है? रो ऑफ वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम जब वाटर के लिए होगा तो मास कितना है? 1000 किलोग्राम। और जब आयरन का है 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम तो मास कितना है? 7870 किलोग्राम। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है ना? कोई डाउट है? तो डेंसिटी का मतलब समझ आया। पर यूनिट वॉल्यूम में क्या चेक कर लेंगे? मास, यानी कि 2 सब्सटेंस ले लीजिए, ठीक है, और उनके वॉल्यूम सेम कर लीजिए, अब उनका मास चेक कर लीजिए। तो जिसका मास ज़्यादा आएगा पर यूनिट वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।